हेलो, नमस्कार बच्चों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गणेश जाजुंदा और हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में चैप्टर देखेंगे संसाधन एवं विकास। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में। संसाधन एवं विकास क्या है सोचा भी होगा, देखा भी होगा, आपने उसका उपयोग किया भी होगा, लेकिन हम अब उसका विकसित रूप और वो प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास क्या है, मतलब आप किन चीज़ों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ है और उनका विकास विकसित रूप कैसे देखते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। आप जिन प्रकृति से प्राप्त भौतिक वस्तुओं या संसाधनों का उपयोग करते हैं वही हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आपको बताया कि जो संसाधन है, जो कोयला, ईंधन, पेट्रोल, जो भी चीज़ें हैं, आप इनका शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं कर सकते। इनको कंपनी या व्यवसाय में ले जाने के बाद इनका जो अशुद्ध रूप होता है, जो मतलब बाद फिल्टर होकर आता है, आप उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बिल्कुल है, संसाधन प्राकृतिक उपहार है, तभी आप उनका यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, मतलब कि जो धरती से निकला है, कच्चा सोना निकला, कच्चा चांदी निकला या कोयले का अपरूप निकला, यह है कि इनका जो परिवर्तित रूप ही आप उपयोग कर सकते हैं, ना कि शुद्ध रूप। देखेंगे इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब इनका वर्गीकरण कैसे किया है? पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव और अजैव क्या है? जैव वह है कि जिनमें जीवन व्याप्त है, जिनमें जो जीव है वह जैव है। अजैव वो है जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे कि चट्टान, धातु, पत्थर, वो हुए। साम्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरणीय, मतलब जिन्हें आप वापस बना सकते हो वह नवीनीकरण हो गया और जिन्हें आप वापस नहीं बना सकते वह अनवीनीकरण हो गया। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति पर्सनल यूज करता है वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक जिसको लोग समूह के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने पास घर के पास पार्क हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, शमशान हो गया, उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि आप देखोगे हमने ट्रेन हुई, हवाई जहाज हुआ, जलमार्ग हुआ, आप इनको उपयोग करते हैं तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, मतलब कि आने वाले समय में संसाधन कैसा प्रयोग होगा, संभावना है उसकी। जैसे कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान में गाड़ियाँ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रही है, उसके बाद सौर ऊर्जा की आएगी, उसके बाद गैस की आएगी। आपने देखा कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ कम होती जा रही है, तो एक तरह से संभाव्य संसाधन ही है। इसमें देखेंगे कि डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम कह रहा है जो बीच में मानव है, मानव क्या करता है, जो संसाधन प्राप्त है उसका पहले भौतिक प्रकृति रूप में प्राप्त करता है, फिर क्या करता है कि इसको प्रौद्योगिकी, मतलब प्रौद्योगिकी में वापस को ले जाएगा तो उसका शुद्ध रूप होगा। उसको फिल्टर करने के बाद उसको संस्थाओं को भेजता है, फिर संस्थाएं इनका निर्माण करती है और उसका उपयोग हम करते हैं। आगे देखेंगे कि संसाधन को कितने प्रकार में अलग अलग रूपों में बांटा गया है। संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है वह प्रकृति संसाधन है, जो मानव ने बनाया हुआ मानवीय संसाधन है। मतलब आपने देखा होगा कि जो गाड़ी वगैरह होती है वह प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, उनके कुछ अंश प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बाद में उनका मानव निर्माण करता है और हम उनका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक में 2 प्रकार के हैं, नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण योग्य। अब नवीनीकरण योग्य में हम देखेंगे 2 कौन से प्रकार हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। मतलब कि नवीनीकरण जिसे आप बार बार बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, आप इन्हें बार बार बना सकते हैं। उसी प्रकार आपने देखा कोयला, अगर आपने कोयले को एक बार यूज ले लिया तो आप उसका वापस प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पेट्रोल का यूज ले लिया तो आप उसका वापस प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैव में दो होते हैं, प्राकृतिक और वन्य जीव। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो हमें वनस्पति से प्राप्त होती है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अभी हाल ही में एक मूवी है ये पुष्पा मूवी, उसमें जो चंदन के पेड़ दिखाए गए हैं वह भी एक संसाधन है। लोग उनका प्रयोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है तो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन उसका उपयोग अब दैनिक जीवन में पैसों के लिए भी किया जा रहा है। अब देखेंगे वन्य जीव। आपने देखा होगा कि वन्य जीव जो जीव जंतु है, जीव जंतु में क्या होता है, जैसे कि हाथी के दांत हुए, शेर की खाल हुई, इनका उपयोग लोग व्यापार में करने लग गए। है तो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन इनका उपयोग अब व्यापार में किया जाने लगा है। इसमें है पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब पुनः चक्रीय मतलब वो होता है कि जिसका आप पुनः चक्रण मतलब आप उसका रिसाइकल भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धातु है, धातु चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम हुआ। अगर आपने एक बार कोई चांदी या सोने की चीज़ बनवा ली, कोई गहना बनवा लिया, तो आप उसका वापस पुनः चक्रण करके भी उसका उपयोग ले सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन, आपने देखा कि अगर आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाया, आपकी गाड़ी चल गई, तो उसके बाद उसका वापस कोई उपयोग नहीं होने वाला। डीजल हुआ, हम डीजल को अगर एक बार यूज में ले लिया तो उसका उपयोग वापस नहीं होने वाला। इसमें है मानवीय में संरचनाएं व संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता, मतलब मानव ने धातुओं व संसाधनों को अच्छे रूप में बनाने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया है। उसी प्रकार उनकी मात्रा व गुणवत्ता भी देखी गई है। इसमें हम आगे देखेंगे। आगे देखिए बच्चों, संसाधनों के प्रकार। हमने संसाधनों के प्रकार पहले डायग्राम में देखे थे, अब हम इनको पैराग्राफ में देख रहे हैं। इनके बारे में देखेंगे और सुनेंगे ये होते हैं क्या है। उत्पत्ति के आधार पर आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इसमें है इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब जो हमें प्रकृति मतलब हमें धरती से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें जल, वायु सब चीजें आ गई, मतलब जिनमें जीवन व्याप्त है, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं वह हमारे जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, मतलब जिन संसाधनों में जीवन व्याप्त नहीं होता, केवल वो निर्जीव है। जैसे कि आपने धातु देखी, चट्टानें देखी, आप देखेंगे कि आप घर में जो लोहे का गेट है, एल्यूमिनियम का गेट है, उनमें जीवन व्याप्त नहीं है, बस वो धातु की तरह ही है, आप उनका यूज में ले सकते हैं। साम्यता के आधार पर अब देखेंगे नवीनीकरण योग्य संसाधन। इसमें हम देखेंगे बच्चों वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल तथा वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। नवीनीकरण योग्य संसाधन वो हो गया कि जिसका उपयोग आप बार बार पुनः कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो खेतों में सोलर प्लेट लगी हुई है, उसका क्या होता है कि सोलर से रोज चार्ज होती है, रोज हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका हम वापस उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जल विद्युत, जैसे हमने देखा रावत भाटा बहुत से संयंत्र चित्तौड़ में लगे हुए हैं, उनसे हम जल से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने जो विद्युत एक बार यूज ले ली वापस यूज नहीं होगी, उससे वापस हमें विद्युत ऊर्जा बन सकती है। अब पवन ऊर्जा आपने देखा होगा कि राजस्थान में जैसलमेर साइड देखा हमने, जैसलमेर, बीकानेर बहुत बड़े रेत के दौरे हैं, उसमें देखा हमने बहुत से बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। वो क्या है, पवन ऊर्जा का ही स्रोत है, मतलब हवाओं से भी लोग ऊर्जा बना रहे हैं, उनका उपयोग ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा मिली हमने इसका उपयोग ले लिया, वो हमें वापस काम नहीं आएगी। क्यों, आपको पता है हवा रोज चलती है, हवा रोज चलेगी तो पवन चक्की से ऊर्जा बनेगी और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। देखें अनवीनीकरण योग्य संसाधन, इसमें देखेंगे बच्चों हम इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं, वह एक बार प्रयोग में लाने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इसमें कहा है कि
इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय है। मैंने आपको बताया था कि मतलब हमारे धरती पर बहुत साल पहले उलट पुलट हुई थी, भूकंप आया था, तो बहुत से जैव संसाधन मानव सब पृथ्वी के नीचे दब गए। अब उसमें हुआ क्या था कि जो सबसे नीचे नीचे हुआ तो वह कोयले का रूप बन गया, जो ऊपर से मिला वो हमें धातु का रूप मिल गया। इसमें लिखा हुआ है कि धातु क्या है, पुनः चक्रणीय है, मतलब आप धातु को वापस पुनः काम में ले सकते हैं। हम देखा कि लोहा, एल्यूमिनियम, मैंने आपको उदाहरण दिए थे भी, आप इनका वापस प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसमें एक है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, मतलब कि जो जीवाश्म मतलब जीवों से जो ईंधन मिला है वह जीवाश्म ईंधन है, उसका प्रयोग एक बार के साथ ही खत्म हो जाता है। देखेंगे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनका क्या है कि इनका आप एक बार प्रयोग में ले लेंगे, प्रयोग में लेने के साथ ही खत्म हो जाएंगे, तो आप इनका वापस पुनः प्रयोग नहीं कर सकते।